हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो भाई लास्ट वीडियो जो हमारी इसी टॉपिक की चल रही थी उसमें हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट वाले जो फंक्शंस थे उसको कवर किया था, क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी को कवर किया था। तो आज हम जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शंस और टॉक्सिसिटी और आपका कुछ छोटे टॉपिक जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है इस पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस आपको देखनी हो तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है क्योंकि आपको लगातार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी कंटिन्यू, जो आपकी तैयारी में मदद करेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट का फंक्शंस। तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार हमारे हैं रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको जैसे पता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को नहीं चाहिए होते, पर कम अमाउंट में भी चाहिए होते हैं तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनके काम। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास है आयरन। एक क्वेश्चन आपका आयरन का हमेशा ही आता है कि जो आयरन है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। जैसे कि मान लो आपने नाइट्रोजन देखा था, तो नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि सबसे ज्यादा चाहिए होता है एज कंपेयर टू अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट। और इसी तरह से जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो चाहिए होता है वो आपका होता है आयरन। तो आयरन जो है वो फेरिक की फॉर्म में Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एब्जॉर्ब होता है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस में आयरन काम आता है। कैटालाइज एंजाइम जो है उसको आयरन चाहिए होता है। फेरेडॉक्सिन जो प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करती होती है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होती है, उसको चाहिए होता है। साइटोक्रोम्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको आयरन चाहिए होता है। और इन सब में आपको पता रहना चाहिए कि आयरन जो है वो Fe+3 में रहता है, Fe+2 में नहीं रहता है। यानी कि आयरन जो है Fe+3 फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe+2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, वहां से वापस जो है फिर से आगे इलेक्ट्रॉन दे करके वापस से रिवर्सिबल होकर के Fe+3 में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज का एक फंक्शन आपको जरूर पता होना चाहिए, बाकी कुछ पता हो ना हो। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको मैग्नीज और क्लोराइड चाहिए होते हैं। कैल्शियम भी चाहिए होता है थोड़ा सा, तो लेकिन आप मैग्नीज और क्लोराइड बहुत जरूरी ध्यान रखना, ये वाटर स्प्लिटिंग में मदद करते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन यही कि वाटर स्प्लिटिंग में मदद करता है कौन, मैग्नीज। जो आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो आपका होता है वहां पर आपका चाहिए होता है मैग्नीज। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी आप इसमें अगर ऐड कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम होते हैं उनको भी आपका मैग्नीज चाहिए होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यहां लिखा भी है मैंने। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है जो मैग्नीज के हैं। नेक्स्ट है जिंक। जिंक आपका मैंने आपको जैसे पहले बताया है कई सारे एंजाइम्स को जिंक चाहिए होता है। जैसे कि हमने पीछे देखा है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका कौन था, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज था, उसको जिंक चाहिए था। आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, उसको जिंक चाहिए होता है। आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, इसको जिंक चाहिए होता है। आपका एक एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसको जिंक चाहिए होता है। एक आपका एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो आरबीसी में होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसको जिंक चाहिए होता है। ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक का सवाल जब भी कभी आएगा तो आपसे एंजाइम्स के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन से एंजाइम्स को जिंक जो है यूज करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कॉपर। अच्छा इसमें एक बात छूट गई हमारी कि जो जिंक है वो आपका ऑक्सीजन सिंथेसिस में मदद करता है। इसका भी एक अच्छा सवाल क्रिएट होता है, तो इसे याद कर लेना। जिंक जो है वो ऑक्सीजन के सिंथेसिस में काम आता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको पता होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का होता है वहां होता है। वहां कॉपर आपका कॉपर+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर प्लस बन जाता है, मतलब क्यूप्रिक से क्यूप्रस होता है, फिर क्यूप्रस से फिर क्यूप्रिक होता है।
तो ये ध्यान रखना आपका, एक तो कॉपर जो है वो आपका साइटोक्रोम सी यहाँ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को चाहिए होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्लास्टोसाइनिन इज एन इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन द फोटोसिस्टम सेकंड एंड द फोटोसिस्टम वन, तो उसको आपका चाहिए होता है कॉपर। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल बनता है, मतलब बहुत बढ़िया सवाल है प्लास्टोसाइनिन का, तो याद कर लेना। नेक्स्ट है ओवरऑल प्लांट मेटाबॉलिज्म में जो है कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। अब मॉलिब्डेनम का एक बहुत बेहतर सवाल आपको बता दूं, हमेशा ही मॉलिब्डेनम का जब सवाल पूछते हैं तो ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम होते हैं नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होते हैं उनको मॉलिब्डेनम चाहिए होता है। मॉलिब्डेनम आयरन जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका नाइट्रोजिनेज के पास मिलता है, MOFE प्रोटीन होता है वो एक, तो वो आपका वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जैसे कि यहाँ मॉलिब्डेनम लिखा है, सवाल ये है कि MOO2+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। एक क्वेश्चन आपका बनेगा नाइट्रोजिनेज को चाहिए होता है, एक क्वेश्चन बनेगा नाइट्रेट रिडक्टेज को चाहिए होता है। तो यही दो सवाल है मॉलिब्डेनम के जो हमेशा से ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आजकल, मतलब हमेशा ही पूछे जाते हैं, नया कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बोरोन। तो बोरोन के फॉर्म में, भाई बोरोन का बढ़िया सवाल मैं बता दूं, बोरोन का बढ़िया सवाल है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, यानी कि फ्लोएम जो सीव ट्यूब होती है वहां बोरोन की बढ़िया रिक्वायरमेंट होती है, ये ध्यान रखना। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन जर्मिनेशन, अगर आपने लेबोरेटरी में कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा कि वहां बोरोन का प्रयोग किया जाता है पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए। जो शुगर का सॉल्यूशन बनाते हो उसमें आप बोरोन भी ऐड करते हो थोड़ा सा, तो वहां आपको रिक्वायरमेंट होती है पॉलन जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके ट्रांसलोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है बोरोन। तो इसका एक सवाल जब बनता है तो कभी कभी सीव ट्यूब के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आप ध्यान रखना कि सीव ट्यूब जो है वो फ्लोएम का ही पार्ट है और वही आपका कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में मदद करता है, तो वहां पर मिलेगा। नेक्स्ट है सेल इलोंगेशन में, सेल डिफरेंशिएशन में मैं आपको बता दूं बोरोन का और कैल्शियम का रिश्ता है। बोरोन जो है वो आपका कैल्शियम अपटेक में मदद करता है। अब बोरोन जब कैल्शियम अपटेक में मदद करता है तो ये ध्यान रखने की बात हो जाएगी कि भैया कैल्शियम जो है वो सेल डिफरेंशिएशन में, सेल डिवीजन में, मेरिस्टेमेटिक रीजन में वहां पाया जाता है, सेल इलोंगेशन में, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में। तो ये बोरोन के भी फंक्शन होंगे कि बोरोन जो है वो मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में मदद करता है, डिफरेंशिएशन में, सेल डिवीजन में, मेरिस्टेमेटिक रीजन में बोरोन भी मदद कराएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि बोरोन जो है वो सेल इलोंगेशन में मदद करता है, सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है और कैल्शियम के अपटेक में मदद करता है। अगर यहाँ नहीं लिखा है तो आप याद कर लेना, बोरोन जो है वो कैल्शियम अपटेक में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन मतलब जो आपका है वो क्लोराइड आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। दूसरी बात है ये, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि जो मैग्नीज है आपका, मैग्नीज और क्लोराइड का सवाल एक ही बनता है कि भाई आपका जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है वहां पर आपका मैग्नीज होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, ये वाली बात है, यही सवाल पेपर में आता होता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, जो फोटो सिस्टम 2 में आपको पता होगा इनर साइड ऑफ ल्यूमन, मतलब इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी ल्यूमन की साइड पे आपका वाटर का ब्रेकडाउन होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, याद कर लेना। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में आपका जरूरत होती है क्लोराइड आयन की। नेक्स्ट है हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन सेल, तो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है। साथ ही साथ एनायन कैटायन बैलेंस बनाने में भी क्लोराइड आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो यार कुछ एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी से पौधे पर, ग्रोथ पर, प्लांट पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें देखना है। जैसे कि आपका क्लोरोसिस जो है एक अच्छा कैरेक्टर है, नेक्रोसिस, ठीक है, यहां पर हम पढ़ेंगे क्लोरोसिस किसकी कमी से होती है, नेक्रोसिस किसकी कमी से होती है, सेल डिवीजन का इनहिबिशन किसकी कमी से होता है। कुछ 5-4 चीजें जो है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। यहां से आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आप चीजों को लर्न करें क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल बनते ही हैं। ठीक है, देखो एक चीज होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या है क्रिटिकल कंसंट्रेशन? तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है किसी भी मिनरल न्यूट्रिएंट की जो चाहिए ही होती है, मतलब जो चाहिए ही होती है, जो रिक्वायर्ड होती है, उसे आप क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। उससे ज्यादा, उससे कम वो अलग बात है, क्या होगा, उससे उतनी चाहिए होती है, उससे कम अगर होगी तो डेफिशिएंसी सिम्टम होगा।
ठीक है। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसके ज्यादा होने से, ठीक है। मैक्रो की टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है, ज्यादा होना ठीक है कोई बात नहीं, हो जाए, मैक्रो तो ज्यादा चलते हैं पर जो माइक्रो है वो ज्यादा में नहीं चलते, ठीक है। और डेफिशिएंसी सिम्टम जो दिखाते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट दिखाते हैं, क्योंकि कम हो जाएंगे तो डेफिशिएंसी शो करते हैं, ठीक है। ये लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज इनहिबिटेड, जिससे नीचे प्लांट ग्रोथ जो है वो इनहिबिटेड होती है, उसे कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इफ कंसंट्रेशन इज बिलो क्रिटिकल वैल्यू तो डेफिशिएंसी होगी। तो डेफिशिएंट में आप देखो दो केस यहां हमने बताए हैं, तो मोबाइल एलिमेंट होते हैं कि इमोबाइल एलिमेंट होते हैं। मोबाइल एलिमेंट वो होते हैं जो प्लांट में इधर उधर आराम से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, पर जो इमोबाइल होते हैं वो प्लांट में इधर उधर टहल नहीं सकते, वो बेचारे वहीं रहते हैं। जैसे कि सेल वॉल कंपोनेंट कैल्शियम है, मान लो भाई सेल वॉल कंपोनेंट कैल्शियम है तो कैल्शियम तो जाएगा नहीं, मान लो एक पत्ती जो है वो नीचे गिर रही है, मर रही है, तो नीचे गिर रही है तो गिरेगी, उसके साथ कैल्शियम भी जाएगा। तो जो इमोबाइल चीजें हैं वो इससे ऐसे होती हैं, पर मोबाइल जो है वो जा सकता है, भाग सकता है। जो प्लांट के सेनिसेंस होने वाले पार्ट हैं, जो मरने वाले पार्ट हैं, उनमें से निकल करके वहां जा सकता है जहां जरूरत है, ठीक है ना। तो मोबाइल और इमोबाइल दो केस हैं। तो यहां से आपको एग्जाम्पल याद करने हैं मोबाइल के, जो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और जो इनकी कमी अगर आप देखने को मिलेगी तो आपको वो सबसे पहले पुरानी पत्तियों में देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब पुरानी पत्तियों में देखने को मिलेगी क्योंकि दे आर मोबाइल, और ओल्डर लीव में से निकल के भाग जाएंगे। तो भाई मोबाइल है तो ओल्डर लीव में से निकल के भागेंगे ही, तो वहां उनकी कमी सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि कहां इनकी कमी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, जो आपकी पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें से निकल कर ये भाग जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, और एक बनता है मोबाइल का क्वेश्चन, मोबाइल कौन कौन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इमोबाइल में कैल्शियम और सल्फर है। एनसीईआरटी में एक जगह पर आपका सल्फर को मोबाइल दिखाया गया है, तो ज्यादातर लार्जली ये इमोबाइल होता है, कहीं जरूरत हो तो मोबाइल हो जाता होगा, ठीक है, ऐसा है। तो ज्यादातर ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल होते हैं जो कि आपके स्ट्रक्चर में रहते हैं, भाग नहीं सकते, और इनकी कमी सबसे पहले यंग लीफ में देखने को मिलेगी। ये एक सवाल आ गया था एक बार एक एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना, जो भाग सकते हैं उनकी कमी पुरानी पत्तियों में होगी, जो भाग नहीं सकते हैं उनकी कमी नई पत्तियों में होगी, क्योंकि ये वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम। क्लोरोसिस पहला कैरेक्टर, येलोनिंग ऑफ लीव्स किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इनकी कमी से आपका होता है नेक्रोस, क्लोरोसिस, ठीक है, येलोनिंग हो जाती है, ठीक है। फिर आपका डिले इन फ्लावरिंग, लेट फ्लावरिंग, वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम, ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम, इन तीन की कमी से आपका होता है डिले फ्लावरिंग। और इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होता है आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की कमी से। नक्समो, NKSMO, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, NSMO, डिले इन फ्लावरिंग। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। तो नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू डेथ को कहते हैं। तो उसमें आपका मेनली कॉपर जो है वो लीव टिश्यू की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी, कॉपर भी, सॉरी हाँ, कॉपर भी और पोटेशियम भी, ये आपके जो है इनिबिशन ऑफ, सॉरी, डेथ ऑफ टिश्यू यानी नेक्रोसिस में, मतलब इनकी कमी से डेथ ऑफ टिश्यू हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा था टॉक्सिसिटी जो केवल होती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी नहीं होती, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट की कभी कभी टॉक्सिसिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा ही कंसंट्रेशन हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो जाए, अदरवाइज नहीं होगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी शो करते हैं। तो यहां पर जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनके लिए लिखा है कि ये आपके ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। अगर मॉडरेट डिक्रीज होगा, बहुत कम अगर डिक्रीज होता है, थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है, तो ये डेफिशिएंसी शो करते हैं। और अगर थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं तो ये टॉक्सिसिटी शो करते हैं। जबकि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, डेफिशिएंसी तो वो शो करते हैं, टॉक्सिसिटी नहीं कर पाते हैं ज्यादातर।
फिर यहां लिखा है टॉक्सिक लेवल। टॉक्सिक लेवल होता क्या है, टॉक्सिसिटी किस कंसंट्रेशन को कहा जाता है। कह रहे कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट अबाउ द विच रिडक्शन ऑफ 10% ड्राई वेट ऑफ टिश्यू। कह रहे टॉक्सिसिटी जो है, अगर एलिमेंट इतना कम कंसंट्रेशन में है, मान लीजिए कि उसकी कमी से जो है जो आपका वेट है ड्राई टिश्यू का वो 10% तक कम हो जाए, ठीक है, मतलब कमी कह रहा हूं ज्यादा होने से, मतलब उतना ज्यादा हो जाए माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका, जिसकी वजह से आपका जो टिश्यू है उसमें 10% की गिरावट आ जाए, तो वो कंसंट्रेशन आपकी उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है जैसे एग्जांपल, दैट इज अ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीज टॉक्सिसिटी एक्चुअल में यहां पढ़ाया गया है, बताया है कि मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी है वो केवल मैग्नीज की टॉक्सिसिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैग्नीज के ज्यादा होने से प्रॉब्लम है, ऐसा है कि मैग्नीज के ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम कहीं और हुई है। मैग्नीज के ज्यादा होने की वजह से दूसरे जो आपके मिनरल एलिमेंट हैं उनके मेटाबॉलिज्म, उनके ट्रांसपोर्ट, उनके जो काम है उनमें दिक्कत हुई है, उसके कैरेक्टर आते हैं। मतलब अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से कुछ कैरेक्टर आपको अपियर हो रहे हैं तो वो इसलिए अपियर हो रहे हैं क्योंकि आपका जो मैग्नीज है वो दूसरे जो आपके एलिमेंट हैं उनके साथ प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो जो कैरेक्टर आएंगे वो एक्चुअल में दूसरों से आएंगे, ठीक है, ये वाली बात है। जैसे यहां लिखा है कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी से ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ देखने को मिलेंगे, सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन, पीली वेन हो जाएंगे उसके चारों तरफ, लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। एक्चुअल में होगा ये कि मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी है वो आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कर देगी, मैक्रोन्यूट्रिएंट का अपटेक बंद कर देगी, जिसकी वजह से मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, और कुछ लक्षण दिखाई देंगे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ में मैग्नीज जो है वो प्रॉब्लम करता है। क्या मैग्नीज कॉम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक। मैग्नीज आयरन और मैग्नीशियम को अपटेक में प्रॉब्लम करता है, यानी उसके साथ कंपीट करता है कि भाई मेरा अपटेक होगा तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा। मैग्नीज जो है वो मैग्नीशियम के साथ एंजाइम की बाइंडिंग के साथ दिक्कत करता है, मतलब मैग्नीज जो है वो मैग्नीशियम को कंपीट करता है एंजाइम्स के साथ बाइंड करने में, ये वाली दिक्कत होगी। तो आप ऐसी गलती ना करना, ध्यान से देखना। मैग्नीज जो है आयरन और मैग्नीशियम को तो अपटेक में प्रॉब्लम कर रहा है दोनों को, और खाली मैग्नीशियम को जो है वो एंजाइम के साथ बाइंडिंग में कर रहा है। नेक्स्ट है प्रिवेंट ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू सूट, और कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को रोकता है। तो जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन, ये प्रॉब्लम जो है इनकी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, इनकी प्रॉब्लम है। आयरन इसकी नहीं है, मैग्नीज की। मैग्नीज तो टॉक्सिसिटी कर रहा है, वो उनकी दिक्कत पैदा कर रहा है, ये वाली बात ध्यान रखना, और इसी से आपके क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स एक्चुअल में होता क्या है। हाइड्रोपोनिक्स जो है एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी जो है आपका टेक्निक है प्लांट उगाने की, जिसमें हम जो है सॉयल लेस कल्चर करते हैं, सॉयल नहीं लेते हैं, सॉयल का उपयोग नहीं करते हैं, और पानी में ही उस प्लांट को रिक्वायर्ड जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को हम वाटर में ही ऐड कर देते हैं सीधा। फिर अलग अलग तरह से इसकी टेक्निक होती है, कई बार स्प्रे करना होता है, कई बार जो रूट्स होती हैं उनको पानी में इमर्ज करके रखना होता है, डुबा के रखना होता है, ऐसा है। वो तो अलग अलग तरीके से फिर होती है, ठीक है। थिन फिल्म बनाते हैं कहीं वाटर की, कहीं स्प्रे करते हैं, ठीक है। लेकिन मैटर क्या है, मैटर ये है कि अगर आप सॉयल लेस कल्चर कर रहे हो, अगर आप सॉयल नहीं ले रहे हो और आप उसमें जो है वाटर में ही उस प्लांट के रिक्वायर्ड जितने भी एलिमेंट चाहिए होते हैं वो डाल देते हो, तो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपका मीडियम है वो अब उस प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। और ये जो है कल्चर, इस तरह का जो कल्चर है इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जूलियस वॉन सेक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। जूलियस वॉन सेक्स 1860, ये ईयर याद कर लेना, इनका नाम महान आदमी है, जरूर कर लेना। एंड इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है कोई, उसके अंदर आप जो है सॉइल की एब्सेंस में, सॉइल की अनुपस्थिति में आप किसी प्लांट को उगा रहे हैं, साथ ही साथ आप जो है एक एरिएटिंग ट्यूब है उससे एयर सप्लाई करते हैं, उससे सॉल्यूशन को हिलाते रहते हैं,
जिससे कि जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, नीचे ना बैठ जाए। सिग्निफिकेंस क्या है? ड्राई इनफर्टाइल सॉइल, वहां आपके पेड़ नहीं उग सकते, तो उससे हम उगा सकते हैं। टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लेटस, इसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सॉइल बोर्न पैथोजेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नो वीडिंग रिक्वायर्ड, वीडिसाइड की रिक्वायर्ड नहीं होगी आपको। पीएच जो है वो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आप सॉल्यूशन में हो, ठीक है ना। तो ये वाले फायदे हैं इससे आजकल बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये एक फायदे का सौदा भी है, जो किसान है वो इससे आजकल फायदा कमा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। कैसे कैसे मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का एलिमेंट का? तो यार देखो, ऐसा है, जब एलिमेंट बाहर से एब्जॉर्ब होते हैं तो दोनों तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। रूट्स के लिए बात हो रही है तो वो एक्टिवली हो सकते हैं, पैसिवली भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा आयन एक्टिव जाएगा, कौन सा आयन पैसिव जाएगा। आयंस जो है वो आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होंगे, क्योंकि आयंस जो है वो मोस्टली मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते हैं, तो वो फैसिलिटेटेड तरीके से जाएंगे। एक्टिव जाएंगे, पैसिव जाएंगे, ये उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। या फिर कोई कैरियर प्रोटीन होगी, वो कैरियर प्रोटीन उनको ट्रांसपोर्ट करेगी, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन पर। तो चलिए देखते हैं क्या सीन है। सीन है ये कि आइसोलेटेड सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और प्लेसिंग दैम इन डाइल्यूट मिनरल सॉल्यूशन में अगर आप उसे डाल दोगे तो वहां दो बातें होंगी। एक तो होगा फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। देखो फर्स्ट फेज में क्या होगा? फर्स्ट फेज में ये होगा, भी मान लो ये एक सेल है और ये इसके बाहर सेल वॉल है, मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका आयन होगा वो बाहर से सेल वॉल वाले एरिया में आएगा। तो सेल वॉल आर फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल में तो आ जाएगा, दैट इज, ठीक है, सिंपली इसमें एपोप्लास्टिक रीजन है कहते हैं इसको ना, इसमें एपोप्लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद उसे सिम्प्लास्ट में जाना है, अंदर प्रोटोप्लाज्म में। तो यहां मेम्ब्रेन में जो होंगे आपके कुछ चैनल्स होंगे, मेम्ब्रेन में सरफेस प्रोटीन्स होंगी, कैरियर प्रोटीन्स होंगी, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स होंगे। दे विल प्रोवाइड द वे टू गो टू द सिम्प्लास्ट, वो सिम्प्लास्ट में जाने के लिए रास्ता देंगे। अगर वो कंपाउंड, वो आयन जो है वो सिम्प्लास्ट में ज्यादा है अंदर मान लो, तो वो एक्टिव जाएगा, कम है तो वो पैसिव जाएगा। तो यहां इनफ्लक्स होगा, फिर अगर बाहर निकलेंगे तो उसे आउटफ्लक्स कहते हैं। सिंपल बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहां लिखा है कि आयन एंटर द आउटर स्पेस ऑफ द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। इसे आप एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये फास्ट होता है, पैसिव होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप सेकंड फेज की बात करोगे तो सेल वॉल से जाएगा अंदर, जो कि आपका आयन एंटर इनर स्पेस ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म और वैक्यूल वो आपका सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है, यानी कि जो आयंस है वो आपके प्रोटोप्लाज्म में गए हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर गए हैं। तो वहां पर आपका स्लोवर मूवमेंट होगा क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एक्टिव हो सकता है, एक्टिव होगा, ज्यादातर एक्टिव ही होता है क्योंकि अंदर ज्यादा ही होते हैं पहले, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव होगा, पर वो पैसिव भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा, दैट्स फाइन, ठीक है, पर वो पैसिव एक्टिव दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं इनफ्लक्स। ऐसे अगर बाहर निकलेगा तो उसे कहते हैं आउटफ्लक्स, ठीक है। बाकी कुछ आयंस को, रूट्स को अगर हम बात करें तो कुछ आयंस को रिप्लेस करने के लिए रूट क्या करती हैं, कुछ आयन रिलीज करती हैं, फिर बदले में दूसरा आयन जो है वो सॉइल में से रिप्लेस होकर रूट को जाता है। तो वो एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। डोनन इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो आप जो है एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। आप जब एग्जाम देने जाओगे देन यू रियलाइज कि आपको चीजें मिल रही हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। और आप मुझे सपोर्ट करना, कमेंट करना, जो कुछ चाहिए हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। और बाकी कोई भी चीज चाहिए हो, डाउट हो, कुछ हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जो देख रहे हैं। और जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर बताऊंगा जब आपका एग्जाम होता है। तो आप बने रहना चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।